दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल प्री 2023 में अभी जो एग्जाम हुआ था मार्च में, उसकी शिफ्ट नंबर 4 का आज हम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस देखेंगे और कैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर कम से कम समय में एग्जाम को प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न क्या है कि यदि 572x41 9 से भाज्य है तो x का मान बताइए। यहाँ पर क्या मान बताना है आपको? x का मान बताना है। तो आपको पता होना चाहिए 9 से भाजकता का नियम क्या होता है। तो 9 से जो भाज्य है उसका क्या होता है, 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 9 से। तो यहाँ पर इनका क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। देखो 7 2 9 ये कट जाएगा, 5 और 4 9 ये कट जाएगा, तो क्या बचा? x और 1। तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे आप यहाँ रखेंगे 8 8 और 1 9 हो जाएगा, तो क्या रखेंगे x का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या फिर आप कैसे करेंगे, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका क्या है, 5 7 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 होना चाहिए। तो ये कितना? 5 7 12 और 2 14 और 4 18 और 1 19। तो 19 में आप क्या जोड़ेंगे? जो ये 8 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो 9 3 27 होता है, तो 19 में क्या जोड़ेंगे आप? 8 जोड़ेंगे, ताकि ये 9 से डिविजिबल हो सके, तब बजाएगा वैल्यू 3 आएगी। तो x का मान कितना हो गया? x का मान आ गया 8। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है आप सभी के स्क्रीन पर आता हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, ए का मान दिया गया है और बी का मान दिया गया है। उनको आपको सोल्व करना है और फिर आपको बताना है ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो चलिए ए का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान क्या होगा? ठीक है, देखो एक प्रश्न क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन का इजी आता है और एक आता है थोड़ा मॉडरेट। इसको हार्ड नहीं बोलेंगे, ये मॉडरेट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको वोट मास का रूल अगर पता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको वोट मास का रूल बताया था। इसमें क्या होता है, पहले वेनिकुलम बार, फिर ओ, फिर ब्रैकेट, ठीक है, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो डिवाइड होगा तो हम ऊपर सोल्व कर लेते हैं। तो 18 से 36 को भाग करेंगे, 36 को अगर आप 18 से भाग करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 5 की। ये इस प्रकार लिखा होगा। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। तो ऊपर का मान कितना है? 10 आया। अब हम बात करते हैं ऐसे नीचे की। अब देखो यहाँ पर भाग है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 4 3 12 और 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 10/3 किसका मान आ गया? ये आ गया ऊपर का ए का मान। अब हम बात करेंगे बी की। तो बी का मान क्या निकालेंगे? तो बी है क्या है, देखो 5 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस के 6 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 5। तो ये कितना है? ये ऐसे लिखा हुआ है कि 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6 की और 2 की मल्टीप्लाई कितना होगा? 12 और माइनस के 5। तो इसको कितना काटेंगे? 5 से कितने बार? 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/3 प्लस के 7। तो कितना होगा? 7 21 और 5 26। तो ये कितना होगा? 26/3। किसका मान आया? ये ऊपर जो इसकी वैल्यू है इसका मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 26/3। अब नीचे की बात करें तो नीचे का क्या होगा? ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ जाएगा? 3 से 25 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 75 और 75 माइनस 6 प्लस के 6, तो कितना आ जाएगा? ओवरऑल 75 ही आ जाएगा। तो नीचे का मान आ गया क्या? 75। तो कितना होगा? 26। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पर? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 क्या होगा अपॉन में, ये होगा 75 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ए का मान ये आ गया और बी का मान ये आ गया। तो अब क्या करोगे आप? आपको क्या ज्ञात करना है? ए प्लस बी आपको ज्ञात करना है। तो ए प्लस बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर? चलिए इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ी यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। तो ए प्लस बी 10/3 प्लस कितना होगा? 26/75 मल्टीप्लाई बाई 3। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 225। तो कितना होगा? 750। तो 75 की 10 की गुना कितनी हो जाएगी? 750 और प्लस में कितना हो जाएगा? 26। तो ये कितना हो जाएगा? 776 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 225। तो अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन कोई है क्या
776 और अपॉन में क्या हो जाएगा 225। तो क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पर क्लियर करें तो कितना हो जाएगा, ये आ गया ना 776 अपॉन 225, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है। परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। मतलब क्या है दोस्तों, मतलब यह है कि पहले क्या गया कि दो जो क्रमिक जो है क्या है बढ़ाई गई है 2%, मतलब कितना होगा, आपको नेट इफेक्ट का पता होना चाहिए, आप नेट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। नेट इफेक्ट क्या होता है, नेट इफेक्ट होता है x प्लस वाई, तो बढ़ा ही रहे हैं तो प्लस में आएगा एक्स वाई अपॉन में 100। तो कितना होगा, पहले कितना बढ़ाया 20, फिर कितना बढ़ाया 30, और प्लस में दोनों संख्याओं का क्या होगा गुणनफल, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली जाएंगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना होगा 30 20 50 और 6 कितना हो 56। तो ये कितना बढ़ा, ये बढ़ा 56%। ठीक है, तो माना कि कोई संख्या क्या थी 100 थी, उसको वो कितना हो गया 100 से कितना बढ़ गया 56% बढ़ गया, कितना हो गया 100, वो 56 हो गया। अब क्या हुआ, अब इसने कहा है कि बढ़ाने के स्थान पर 22% घटा दिया जाए। अगर इसको 22% घटा दिया जाए, तो अगर इसको 22% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 22% 22 हो जाएगा, और इसमें से 22 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। अब इसने क्या कहा है कि यो क्या कह रहा है, इसने बढ़ाने के स्थान पर घटा दिया। अब पूछा गया है कि जो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का, तो आवश्यक क्या था, आवश्यक सही मूल्य ये था, और परिणामी क्या है, परिणामी है 22 हमने घटाया है, तो ये परिणामी है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि परिणामी मूल्य, जो परिणामी मूल्य है 78, वो आवश्यक मूल्य किसका 156 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 2 गुना है, और 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार आ जाएगा 50 बार। तो 50% क्या है, 50% सही मूल्य उसका कितना प्रतिशत, 50% है, जो आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित है कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका क्या 4180, मतलब 4180 है। यदि वार्षिक ब्याज दर कितना है 20%, तो धनराशि कितना है, देखो 20% का क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्षों के लिए। अगर हम बात करें नेट इफेक्ट की यहाँ पर, तो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 20 प्लस के 20 प्लस 20 गुना में 20 और बटे में 100, तो कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो, 20 20 40 और 44%। तो 44% क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पर क्या है कि एक धनराशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक रूप से ब्याजित है, और कितना है 4180 हो जाता है। मतलब ये क्या है कि आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ये दिया गया है क्या, ये दिया गया आपको मिश्र धन। ठीक है, तो अगर आपको मिश्र धन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, जो मूलधन है 100% मूलधन होता है, उसमें क्या जोड़ेंगे आप सीआई जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 144%। तो 144% का मान आपको क्या दे दिया है, ये देगा है 4180। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है धनराशि, तो आपको 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, और सॉरी यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है, एक मिनट, ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज। चवालीस प्रतिशत जो हो जाएगा, 44% का मान कितना दिया गया है, 4180 दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो प्रश्न में देखो दिया गया है 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है, कितना है, ये है 4180। तो 44% का मान है। यहाँ पर आपको धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि कितना होता है 100% होता है। तो अब हम बात करते हैं 100% का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो कैसे निकालोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 1% का मान कितना है, यहाँ से कितना हो जाएगा 1% का मान कितना हो जाएगा 4180, और अपॉन में कितना हो जाएगा 44, और 100% का मान निकालने के लिए गुना में 100। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, इसको काट सकते हैं, कितना काट सकते हैं 11 से काट सकते हैं,
तो कितना होगा 11 चौक 44 और 11 से इसको काट सकते हैं, कितना होगा 11 3 33 और 11 8 88 और एक 0। तो फिर से आप 4 से काट सकते हैं, इसको कितनी बार काट सकते हैं, देखो 4 रम 36 और 4 पंजे 20, मतलब इसको कितनी बार काट सकते हैं आप 95 बार। और 95 में और जब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9500। तो आपकी जो धनराशि है वो कितनी है दोस्तों, वो धनराशि 9500 है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो लाभ कितना हो जाता है, 10% लाभ अर्जित करता है। तो 10% की हानि है, 10% क्या होता है, हानि है, मतलब कितना है 1/10। अगर 10 इसका सीपी है तो 1 की क्या है, हानि है। तो एचपी कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर ये किया गया है कि ये है आपका 10/9, ऊपर क्या है सीपी, नीचे ले लिया हमने एसपी। अब इसने क्या है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को 5 रुपए कम करते जाए, तो 10 में से कितना कम कर दिया, 5 कम कर दिया, और विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया, 8 बढ़ा दिया, प्लस के 8। तब क्या होता है, तब ये होता है कि अब क्या है, लाभ प्रतिशत जो है वो कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। तो 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। मतलब अगर लाभ इसका कितना था, सीपी अगर इसका 10 था, 1 इसका क्या है लाभ है, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो एसपी हमने नीचे लिया है तो कितना हो जाएगा 11 और ऊपर क्या जाएगा 10। अब आप देखो, अब हमने बात की है किसकी, यहाँ पर एसपी सीपी पे, तो हमको क्या लेना होगा, इनका कोफिशिएंट भी इसके साथ लेना होगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पर आपको किसका मान निकालना है, पूछा क्या है, वास्तविक क्रय विक्रय मूल्य बताओ, x का मान निकालकर 9, मतलब आपको मान निकालना है 9x का। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ये कितना होगा 110x माइनस के 55 बराबर, ये कितना हुआ 90x और प्लस के 80। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x, क्योंकि देखो कितना जाएगा, यहाँ से 110 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x। तो 20x बराबर कितना हुआ, ये इधर जुड़ जाएगा, कितना होगा 135। तो x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ कितना आपका 135 और अपॉन में कितना हो जाएगा 20। अब आपको मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है किसका, वास्तविक विक्रय मूल्य का। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था 9x, तो आपको 9x का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, आपको 9x का मान ज्ञात करना है। तो 9x का मान ज्ञात करेंगे तो इधर भी 9 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप बात करें तो 5 से इसको काटे, या फिर एक काम करो 5 से क्यों काटना, आप एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो सीधा। ये कितना होगा 9 5 45 और ये कितना 4 9 3 27 4 31 और कितना हुआ 3 9 1 9 3 12 और अपॉन डिवाइड कर रहे हो किससे 20 से। तो 2 से भाग करने के बाद एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना होगा 2 6 12, ये होगा 6, कितना हुआ नहीं चली मारने उतार ले, क्या होगा 0 दशमलव 2 सते 14 और 2 पंजे 10। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 60.75 आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर, किसके अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर, तो किस पर 8/15 भाग पर बेचा गया अंकित मूल्य का। तो नीचे का क्या है, ये है मार्केट प्राइस, मतलब ये क्या है अंकित मूल्य है, ठीक है। और अंकित मूल्य का ये क्या है, ये है इसका विक्रय मूल्य, मतलब क्या एसपी सेलिंग प्राइस। अब क्या कर रहा है, बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 20% की क्या हुई, 20% की आपको ही हानि लो। तो मतलब क्या होगा, ये होगा 1/5, मतलब सीपी और एसपी का अगर रेशो बनाए तो सीपी कितना है, सीपी होगा 5 और एसपी होगा 4। अब पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताओ। देखो यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य के 8/15 पर बेची, अब हानि हो रही 20% की, तो 5 से 4। देखो ओरिजिनल 4 यहाँ पर क्या है रेशो में, यहाँ पर वैल्यू की दी गई, 4 की वैल्यू क्या दी गई है 8 दी गई, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है 8 है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 2, ठीक है। या फिर आप क्या करो, यहाँ पर रेशो बना सकते हो, तो क्या करो 4 से 4 यहाँ पर बराबर कर लेंगे एसपी को, तो रेशो बन जाएगा, ये 10 हो जाएगा। या फिर क्या करो 4 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना है, एमपी और सीपी का रेशो। तो एमपी कितना है, एमपी है
15, सीपी कितना है 10, तो 5 से काटो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 2, तो 3:2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका अंकित मूल्य ग्राम मूल्य का अनुपात कितना है 3:2 है। तो प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, इनका जो योग है वो क्या है 9800 है। 2:3:5 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 7, तो 7x मान लेते हैं। इसका मान कितना है 9800। तो एक का मान कितना हुआ, ये हो जाएगा x का मान मान लिया, फिर कितना हो जाएगा 1400। तो एक की वैल्यू 1400, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। तो इनका अंतर कितना है 3 है, तो 3x का मान याद करना है। जब एक की वैल्यू कितनी आई 1400, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x की वैल्यू हो जाएगी कितनी की 4200। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4200। तो सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना है, ये 4200 है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि 3 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत कितना है, यह है 27। यदि इन 9 विषम संख्याओं वाली 9 है यहाँ पर 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो 9 विषम हो या फिर कोई भी संख्या है, अगली और पिछली को 2 को ले गया है संख्या को, तो क्या औसत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे कि जी नहीं, औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो औसत पहले भी 27 था और अब भी 27 होगा। वो कैसे, देखिए। अब एक बात बताओ, जैसे संख्याएं हैं 3, 4 और 5, 3 विषम संख्या ले ली, इनका अनुपात क्या है, अनुपात है इनका क्या 4 है, एवरेज इनका क्या है 4 है। 3, 4, 5 की जगह 3, 5, 7 लेते हैं, हम विषम ही ले लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं विषम की, और संख्या ले लेते हैं, जैसे क्या है 3, 5 और 7 है। ठीक है, क्या एवरेज है, एवरेज 5 है। अब इसने कहा कि इससे पहली और इससे एक अगली विषम और ले लो, तो मतलब इससे पहले ले ली 1 और इससे अगले ले ली 2, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा इसके एवरेज में। देखो पहले भी एवरेज 5 था, अब भी एवरेज क्या होगा 5 ही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले भी 27 था अब भी 27 होगा, तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 आपका कंप्लीट होता है। और हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है कि एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार 30 और 36 किलोग्राम है। मतलब क्या है, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं, तो इनका कितना है, गर्ल्स का है 30 kg और बॉयज का कितना है, यह है 36 kg। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है। तो यहां पर आप जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा आपको पता लग गया कि जीएसएम मेथड का आप यूज कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गर्ल्स है और यहाँ पर बॉयज है, तो इनकी जो संख्या है वो कितनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। तो ओवरऑल एवरेज पूछा गया है कि सभी विद्यार्थियों का क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसमें जीएसएम मेथड में संख्याएं आ गई, आपको किलोग्राम यहाँ पर क्या आ गया, आपको दे देगा इनका क्वांटिटी दे दी गई कि 30 किलोग्राम और 36 किलोग्राम भार है। तो आपको क्या करना है, सबसे छोटे वाला लिखना है 30 प्लस, अब देखो कितना 6 बड़ा किस पर 1 पर, तो 6 बड़ा 1 पर कितना बड़ा, देखो 6 बड़ा किस पर बड़ा 1 पर, तो 6 अब के कटेगा सब में बटेगा, तो 2 और 1 3 में बटेगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 30 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 32, तो 32 किलोग्राम क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल एवरेज हो जाएगा तो सभी विद्यार्थियों का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि मोहित और रोहित ने 4400 में एक काम हाथ में लिया। देखो इस प्रकार का प्रश्न, ये जो पूरा दिन का एग्जाम हुआ है सेम आपका पैटर्न रहा है। मोहित अकेले उस काम को 10 दिनों में, मोहित अकेले कितने काम दिन में कर सकता है, मोहित कर सकता है 10 दिनों में। ठीक है, मोहित है 10 दिनों में। रोहित अकेले कितने दिनों में कर सकता है 15 में, रोहित कर सकता है 15 में। अब हम बात करते हैं यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कितना अंतर होगा। तो एक साथ काम करने से अंतर प्राप्त कितना होगा, देखो तो टोटल यहाँ पर काम निकाल लेते हैं 30, तो इसकी क्षमता कितनी है
क्षमता निकाल लेंगे। ए की क्षमता कितनी आई, मोहित की क्षमता 3 और 4, 2 किसकी क्षमता आई, 2 क्षमता आई किसकी, रोहित की। तो ओवरऑल 5 काम करेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 4400 दी गई है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि उनका अंतर कितना होगा। देखो अंतर कितना होगा, अंतर होगा 1। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आप क्या करो, 4400 को किससे भाग करो, 5 से भाग करो। तो 5 से भाग करने पर कितना होगा, 5 है 40 और 5 8 40। तो कितना जाएगा 880। तो उनको प्राप्त होने वाली राशि का अंतर कितना है, वो है 880। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इजी प्रश्न था। प्रश्न क्या है कि 2 ट्रेनें हैं, एक 125 मीटर, यहाँ पर इंग्लिश वालों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, देखो ये रहा। 2 ट्रेनें हैं, एक 125 मीटर की और दूसरी कितनी है, 375 मीटर लंबी है। उसमें क्या कहा गया है कि समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रम से 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक दूसरे की तरफ को आ रही हैं, तो क्या होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब एक दूसरे की तरफ को आती हैं तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, चाल आपस में जुड़ जाती है। तो चाल क्या हो जाती है, चालों का योग हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, जब एक दूसरे की तरफ को आ रही है तो एक दूसरे की दूरी पार करेंगे तो डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हो जाएगी दोनों चालों का, दोनों ट्रेन की कुल दूरी, मतलब इनका योग। तो टोटल दूरी कितनी है, 300, 125 और 375। तो कितना होगा, 500 मीटर। एक दूसरे की तरफ को आ रही है तो इनका योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 और 1 4। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। और पार करने में समय पूछा गया तो टी। अब देखो समय किस में पूछा गया है, मीटर प्रति, यहाँ पर सेकंड में है तो इसको केस में चेंज करना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना होगा, 500 गुना बराबर, या फिर क्या करो, 500 बराबर 144 और कितना होगा 5/18 और गुना में टी। तो 18 8 144 और 8 पंजे 40। तो कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और बटे में 40। तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और ये कितना होगा 5 से, इसको 2 से काटो 25 बार और 2 से काटो 2 बार। तो कितना हो जाएगा 12.5। तो सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 सेकंड। तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 12.5 सेकंड लगेंगे, जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं था। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि x² + y² का मान कितना है, 29 है और x - y का मान है 3। तो 4xy का मान बताओ। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, 2 तरीके हैं, वैल्यू रख सकते हैं और या फिर क्या कर सकते हैं, आप कंसेप्ट वाइज जा सकते हैं। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर रखो 5 और यहाँ पर रखो 2, अंतर कितना है 3। अब 5 का स्क्वायर करो कितना हो 25 और 2 का स्क्वायर कितना करो 4। तो कितना हो जाएगा 29 आ गया। तो आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर xy का मान कितना रखो, तो 5 और 2 रख दो। तो 4xy का मान कितना आ जाएगा, तो 4xy का मान आ जाएगा कितना जाएगा, 4 × 5 और × 2। तो 5 चौक 20 दूनी 40। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये था आपका मेंटोस जिंदगी। अब अपनी नॉर्मल जिंदगी पर चलते हैं। जैसे नॉर्मल जो प्रश्न करते हैं वो कैसे करेंगे, देखिए वो क्या है। आपको सूत्र ज्ञात होगा कि x - y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + के y² + के 2xy। तो x - y का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बराबर x² + y² का मान कितना गया है 29 प्लस के कितना होगा 2xy। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस आएगा ना, माइनस लिया है हमने, तो यहाँ कितना होगा माइनस। और यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी बीच में आएगा माइनस। ठीक है, तो ये कितना हुआ, तो यहाँ पर 2xy का मान कितना आ जाएगा, 2xy का मान कितना आएगा, ये आएगा 29 में से 9 गए 20। अब ज्ञात किसका करना है, 4xy का। क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे। तो ये कितना होगा 4xy, तो इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है कि देखो सेम प्रश्न है जैसा पीछे आया था, अभी ऐसा ही आएगा। फिर से तीनों चारों शिफ्ट में सेम प्रश्न है कि a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 इज इक्वल टू है 194। मैंने पहले भी आपको बताया था कि a प्लस 1 अपॉन a अगर आपको p दिया है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मान आपको क्या पता है, p स्क्वायर माइनस 2 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किसका मान है, देखो हम क्या करें, पीछे जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 194। तो p स्क्वायर बराबर कितना होगा 196, 2 इधर जुड़ जाएगा तो p बराबर कितना है, ये आया p बराबर है 14। तो p बराबर 14 आ गया। तो ये p बराबर 14 जो मान है किसका, ये है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का मान कितना है 14 है। अब यहाँ पर फिर से हमको a प्लस 1 अपॉन a पर आना है हमको, तो p स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। तो p बराबर कितना होगा 16। तो p बराबर 16 है तो क्या होगा, 16 का रूट हो जाएगा तो p बराबर कितना हुआ 4। तो p बराबर 4 हुआ तो ये किसका मान हुआ, ये हुआ a प्लस 1 अपॉन a का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमको मान ज्ञात किसका करना है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमको मान किसका ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसका, a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि a की पावर 6 अपॉन a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3। तो a की पावर 3 पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3। तो हमको ज्ञात करना है a की पावर 3 प्लस 1 अपॉन a की पावर 3। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू p होता है तो a की पावर 3 a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू होता है, क्या होता है p क्यूब माइनस 3b। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 की क्यूब कितना होगा 64, माइनस के 4 की 3 की मल्टीप्लाई 12, तो 64 में से 12 का कितना हो जाएगा 52। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न क्या होगा, देखो क्या है, साइन बी माइनस के कोस ए इज इक्वल टू 0। देखो साइन बी माइनस कोस ए इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, साइन बी बराबर कोस ए। ये कब हो सकता है, देखो साइन ए साइन बी और कोस ए कब बराबर हो सकते हैं, जब ए और बी का मान क्या हो बराबर, मतलब थीटा का मान क्या हो 45 डिग्री, तब क्या होते हैं ये बराबर होते हैं। तो जब थीटा का मान 45 है, क्यों कैसे, साइन 45 बराबर कितना होता है 1/√2 और कोस 45 बराबर कितना होता है तो 1/√2। तो क्या होगा, ए और बी का मान कितना हो गया, ए और बी का मान हो गया कितना 45 डिग्री। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, ए प्लस बी का। तो 45 प्लस के 45 कितना हो जाएगा, इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही आंसर है। तो ये आपका क्या है, प्रश्न नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि tan f बराबर दिया है 15/8। तो आपको पता है पिछली क्लास में भी LAL अपॉन KKA, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं PBP अपॉन HHB। लाल बटेका का लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस हाइपोटेनस, और क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan f, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाँ लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है, लंब अगर 15 है तो कितना हो जाएगा 8। तो 8, 15 और 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, साइन एफ कितना हो जाएगा P अपॉन H प्लस कितना हो जाएगा 15 परपेंडिकुलर 15/17 प्लस कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा 17। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, देखो बेस क्या है कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 17, और 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। तो 23/17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया है कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। मतलब क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है ये है, ठीक है, P Q और R। चलिए Q 90 डिग्री है, ठीक है, हमने ले लिया। PQ की वैल्यू कितनी है 12 है, PQ ये कितना है, ये 12 है। QR की वैल्यू 5 है। तो क्या होगा, देखो ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, या फिर कैसे निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होगा, PR का मान हम निकालेंगे कैसे, जो कर्ण है इसको कैसे निकालेंगे,
12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट, तो कितना हो जाएगा √169 और कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 13। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर पूछा गया कोट P और tan R का मान पूछा गया है आपसे, कोट P और tan R। तो कोट P जब हम किसको लेंगे, इसको एंगल लेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। जब इसको एंगल लेंगे तो सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोट P। तो कोट P क्या होगा, देखो क्या होता है लाल बटे का तो आधार बटे लंब होता है कोट, तो आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब है तो आधार हो जाएगा 12। कोट P बराबर कितना होगा 12 और क्या होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना होगा 12 और लंब कितना हो जाएगा 5, तो 12/5। तो ये किसका होगा कोट P का मान। अब आपको ज्ञात करना है tan R का मान। तो tan R का मान कितना होगा, tan R का मान क्या होगा, ये होगा लंब और ये होगा आधार 12/5, ठीक है। tan R का मान कितना होगा, ये होगा लंब और ये कितना हो जाएगा आधार, और यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा लंब इधर और ये कितना हो जाएगा आधार, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा माइनस के, तो कितना हो जाएगा tan R का मान भी है ये कोट P और ये माइनस के पूछा गया, तो कोट कितना हो जाएगा 12/5 में से कितना जाएगा 12/5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा गया है कि त्रिभुज है RST, इसमें क्या है भुजा ST पर Z एक बिंदु है और SZ और ZT क्या है बराबर है। अब क्या कहा है त्रिभुज RST है, एक त्रिभुज क्या है यहाँ पर RS और T है। ST पर क्या है एक बिंदु Z है, ये Z है यहाँ पर, और SZ ZT क्या है बराबर है, ठीक है। ये क्या है SZ और ZT ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ZS और यहां से एक लंब डाल लेते हैं हम, और ZS क्या है 90 डिग्री है, इसका मान क्या है 90 डिग्री। RS बराबर कितना है, RS बराबर है 10, ठीक है। तो RT का मान बताओ, RT का मान बताओ ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये क्या है ये बराबर है इधर से, तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी देखो ये दोनों क्या है भुजाएं बराबर है। अब देखो इस त्रिभुज को हम क्या कह सकते हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं वो क्या हो जाता है देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसको समबाहु त्रिभुज तो अभी हम बोल नहीं सकते। यहाँ पर ये क्या है देखो ये माध्यिका है, ये माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये क्या है बराबर है आपस में, तो क्या हो जाएगा समबाहु है नहीं तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु हो जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो RS अगर 10 सेंटीमीटर तो RT कितना हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर है और ये कौन सा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न में क्या कहा गया है कि त्रिभुज है एक XYZ, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और y क्या है 90 डिग्री है, सॉरी त्रिभुज क्या है समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है XYZ में y 90 डिग्री है, YN XZ के लंबवत है, YN जो YN है ये यहाँ से यहाँ पर ये क्या है बिंदु N है, ये क्या है ये YN जो है वो क्या है XZ के लंबवत है। यदि XY का मान कितना है 30 है, यदि XY का मान ये कितना है 30 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और XZ का मान कितना है 34 है। XZ का मान ये कंप्लीट मान जो है कितना है यहाँ पर ये 34 है। तो आपसे पूछा गया कि YN का मान बताओ, मतलब इसका मान बताओ, ये वैल्यू, तो वैल्यू आपको क्या है बतानी है YN का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो इसमें आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे, अगर आपके पास यहाँ पर ये दो टुकड़े देता है यहाँ से XN से लेकर NZ तक, तो आप क्या करते हैं आप सीधा बोलते हैं कि YN की वैल्यू क्या हो जाएगी, YN की वैल्यू हो जाएगी
एक्स, यहाँ पर यह वैल्यू एक्स होती, मान लिया ये वैल्यू क्या होती है एक्स होती और ये होती है वाई, तो यहाँ से क्या करते हैं आप एक्स इंटू वाई और इसका क्या करते हैं सीधा रूट कर देते, तो ये आपका यहाँ पर वाई एन का मान निकल जाता। लेकिन अगर आपको ये दो टुकड़े नहीं दिए हैं और फिर आपको भुजाएं देकर आपसे पूछा गया कि वाई एन का मान बताओ, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है क्या कि वाई एन बराबर जो होगा क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या करना है आपको द्विघात पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये बेस। तो आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आप इसको तोड़ लिया करो। कैसे, ये कितना है 30, ये कितना है 34, आपको निकालना है तो इसको क्या करो आधा कर लो, कितना जगह 2 से काटो 15 बार, 2 से काटो 17 बार, तो ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 17। तो आप यहाँ पर 30 है, इसका दुगुना है, इसका दुगुना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका भी दोगुना ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है वाई एन, तो वाई एन का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना होगा 30 इंटू बेस 16 और अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस कितना होगा 34। तो 2 से काटेंगे कितने बार 8 बार और 2 से काटेंगे 17 बार, तो 8 या 24 कितना हो जाएगा 240 और बटे में क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपका डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या है कि एक जीवा सीडी द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 180 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर कितना है 180 डिग्री, तो जीवा किसके बराबर होगी, जीवा बराबर व्यास। पिछली 3 शिफ्ट में आपको बताता आ रहा हूं। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, आर क्या है 14 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी त्रिज्या की, तो 2 गुना में 14 कितना हो जाएगा 28, तो 28 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है मतलब संकेंद्रीय सर्कल और एक्स एक्सएम, यहाँ पर क्या है वैल्यू दे दी गई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए। देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है कि 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं x सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। P और S बड़े वृत्त पर बिंदु हैं और Q और R छोटे वृत्त पर बिंदु है। यदि P Q R S एक सीधी रेखा में स्थित हैं तो QR की वैल्यू 40 सेंटीमीटर और PS की वैल्यू क्या है 48 सेंटीमीटर है, तो X का मान बताओ। देखो क्या है संकेंद्रित है, ठीक है, इसके अंदर एक और बना लेते हैं, ये बन गया, और इनका क्या है ये इनका क्या है ब्लैक से ले लेते हैं, ये इनका क्या है यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं त्रिज्याएं कितने x सेंटीमीटर और कितना है 26 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले की कितनी है, बड़े वाले की है 26, यहां से लेते हैं जो ये बड़े वाला है इसकी कितनी है, इसकी त्रिज्या है 26 और छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है भाई, ये है x, ये तो है x और ये कितना है, ये है 26। अब हम बात करते हैं, इसने कहा गया है कि P Q R S, PS तो बड़े वाले पर है, PS तो बड़े वाले पर है, ओके, और क्या है QS छोटे वाले पर है। एक सीधी रेखा में अगर हम बात करें ऐसे कि P यहां पर, ठीक है, S यहां पर, यहां और Q यहां पर और R यहां पर, तो एक सीधी रेखा में ऐसे। ठीक, चलिए तो अगर हम बात करें, इसने क्या पूछा है कि x का मान बताओ क्या होगा, तो एक बार बताओ यहां से यहां तक क्या होगा। देखो यहां से यहां तक
देखो मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ एक बार, 1 मिनट। यहाँ से नीचे ले लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, x है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 26 है। अब देखो ये क्या है, ये टोटल है 40। जब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 20 और इधर भी 20, तो ये 20 हो गई। अब देखो ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर आपको ज्ञात करना है, कैसे करोगे भाई, इसको क्या करोगे, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 20 का स्क्वायर 400, घटाओगे और उसका क्या कर दोगे रूट, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 276 का रूट हो जाएगा। ठीक है, 276 का रूट हो जाएगा। तो आपको क्या पीएस, सॉरी यहाँ पर पीएस की वैल्यू भी दी गई है। क्वेश्चन में क्या है, क्यूआर की वैल्यू 40 है और पीएस की वैल्यू क्या है 48 है। ओके, प्रश्न को गलती पढ़ लिया गया, इसको फिर से करेंगे एक बार, थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्या है प्रश्न में, ठीक है, दो संकेंद्रित है, समान केंद्र, ये थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा छोटा बन रहा है ना, चलिए। लीजिए, केंद्र क्या है यहाँ पर, समान केंद्र है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पी एस बड़े पर है, पी और एस। यहाँ पर क्या है, क्यू आर, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आर। तो क्या कहा गया है, ये मिल गए, यहाँ पर ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पर आपस में क्या होगा, मिल गए। ठीक है, बड़े की त्रिज्या कितनी है, बड़े की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई, 26। ठीक है, चलो ये क्या है, छोटे की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्यू आर की वैल्यू है कितनी, देखो यहाँ पर ये दी गई, क्यू आर की वैल्यू 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20। ठीक है, चलो ये 20 हो गई। अब देखो ये 20 है और टोटल ये कितना है, ये है 48, पीएस की वैल्यू 48 है। तो अगर हम बात करें, देखो मैं आपको बनाकर दिखाऊं यहाँ पर समझाने के लिए, अगर हम बड़े वाले को लें, ठीक है, बड़े वाले का क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ये जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये कितना है 48 है, तो 24 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा 26। तो 26 और 24 क्या होगा, देखो किसका मान ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है किसका, यहाँ पर ये, यहाँ पर जो वैल्यू है परपेंडिकुलर है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर कितना होगा 676 में से कितना घटाएंगे 576 और उसका कर देंगे रूट, तो कितना होगा अंडर रूट में 100, तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका मान कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं कि इसका मान कितना है 10। तो ये 10 है और ये कितना है 200, और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है छोटे वाली का, ठीक है, x का। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर जोड़ कर रूट कर दो, तो x का मान कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर 100, तो कितना होगा रूट 500। तो रूट 500 आप क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये है 384 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना में भुजा का स्क्वायर, तो इसका मान कितना देगा 384। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 384 को 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 36 और कितना बचा 2 और 6 चौक 24। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 8। घन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम होता है कितना भुजा का क्यूब, तो यहाँ पर कितना होगा 8 की क्यूब, तो कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न नंबर किस पर चलते हैं, 22 पर। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है। S1 S2 दिए गए हैं शॉपकीपर पर, बुक सोल्ड पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हिंदी वाले की बात करते हैं, देखें तो हिंदी वाले कहाँ है, यहाँ पर देखो नीचे दिए गए दंड आरेख में क्या है, 5 महीनों में 2 दुकानदार S1 और S2 हैं, ठीक है। S1 S2 है, ये S1 है और दूसरा क्या है S2 है। बेची गई पुस्तक संख्या को दर्शाता है। J1 क्या है, J1 क्या है, सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। J1 क्या है, S1 और S2 द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की संख्या। J2 क्या है, सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या और सभी 5 महीनों में S2 द्वारा बेची गई कुल पुस्तकों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो J1 का मान निकाल लेते हैं। J1 कैसे निकालेंगे, J1 है क्या है, सभी 5 महीनों में S1 और S2 द्वारा बेची गई कुल संख्या। तो टोटल योग कर लो कितना होगा, 50 40 90 और 10 100 और 20 120 60 180 180 और 30 210 210 और 20 कितना हुआ 230 और 230 और 30 कितना हुआ 260। तो J1 का मान कितना होगा 216। अब हम बात करते हैं J2। तो J2 कितना है, J2 है कि S1 द्वारा कितनी हुई और S2 बराबर इनका अंतर। तो 50 40 90, ठीक है, 50 40 90 और 20 क्या होगा 110 110 और कितना होगा 120 130 130 हो गया। अब इनका क्या करते हैं, ये S1 का मान है, S2 का मान कितना है भाई, S2 का मान कितना है S2 का मान देखते हैं, यह है 10, देखो यहाँ पर कितना का 25 25 और 30 कितना हुआ 55 55 और ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, देखो S1 का मान जब 130 है तो टोटल कितना होगा S2 का मान भी 130 होगा। क्यों, क्योंकि इनका योग कितना है 260 है। तो S1 S2 का अंतर कितना का 0। तो J1 प्लस J2, तो J1 का मान 260 है, J2 का मान 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकॉल एक बार फिर से देख लो आप कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर S1 का मान 130 है नहीं, 50 40 90 90 और 20 कितना आया, यह आया कितना है 90 और 20 110 110 और 20 कितना है 130। तो 130 कितना है 260। तो प्रश्न आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। तो प्रश्न नंबर 23 क्या दिया गया है दोस्तों, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि 6 अलग अलग स्कूल हैं L11 P Q और R, 2 खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। सभी स्कूलों से खेल D में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या, खेल D में भाग लेने के लिए, ठीक है, खेल D क्या था, पहले वाला है खेल D है, ठीक है। तो ये क्या है, ये खेल D है, ये खेल D, ये खेल D, ये D है। सभी स्कूलों से खेल E में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, इनका योग कर कर ये दूसरे जो योग करेंगे कितना प्रतिशत है, बस आपको ये ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा ले लीजिए। तो कितना हुआ देखो, ये हुआ 2 और 8 10 और 6 16 और 8 कितना हुआ 16 और 8 कितना हुआ 24 और 4 28 और कितना होगा 28 में 0। तो कितना होगा 8, अभी कितना होगा 1 5 6, ठीक है, 1 और 5 कितना होगा 6 6 और 8 14 14 और 6 20 20 और 7 27 27, ये कितना होगा 27 में 9। तो कैसे कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा 27 9 36 और 36 में आपने कितना है 36 और 2 38, बच गया कितना 3। तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 4 4, ये कितना हो जाएगा 488, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे आप नॉर्मल लिख सकते हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा, कितना होगा 92, ठीक है। कर लेते हैं, वैसे कर लो आप, यहाँ पर क्या लिखो ऐसे लिखो 92 प्लस के कितना हो जाएगा 78 प्लस के 66 प्लस कितना होगा 88 और प्लस के 54 और प्लस के कितना हो जाएगा 110। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 0 गया, 4 और 8 12 और 6 18 और 2 20 और 8 28 करोगे 2, तो 2 और 1 3 और 5
8 और 8 16 और 6 22 और 7 22 और 7 39 और 9 कितना होगा 38, 3 तो 3 और 1 4 तो कितना हो जाएगा 488। ऐसे कर सकते थे आसानी से। तो कितना हो जाएगा, डी में कितने ने भाग लिया 488 ने। अब ई में कितने हैं 140, ठीक है। तो ई में कितना है 146, ये कितना होगा 6 और 2 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20 और 8 28, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा 2 और 1 3, 3 और 9 12 12 12 12 और 12 और कितना होगा 8 12 और 8 20 20 और 20 और 4 24 24 हो गया। तो कितना बचा 2, ये कितना हुआ 1 2 3 4 और 2 6। तो यहां से पूछा गया है कि 488 648 का कितना प्रतिशत है। तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि 488 648 का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, लगभग कितना हो जाएगा भाई, 100 गुने से तो ऊपर जाएगा नहीं, 9 गुना होगा नहीं, कितना हो जाएगा 75.3 किलो, 75.3% हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24 क्या है कि नीचे दिए गए दंड आलेख में 6 कंपनियों द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाया गया है। ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो ए द्वारा 300, ई द्वारा 60 का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है 500, तो कितना जाएगा 500% है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, L1 और L2 का रेशियो ज्ञात करना है। L1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स ऑफ ए एंड बी इन ऑल ईयर्स, और L2 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ए इन ऑल ईयर्स, ठीक है। हिंदी वाले अभी देखेंगे, हिंदी में क्या है ये दिया गया है हिंदी में कि L1 और L2 का अनुपात ज्ञात करना है। L1 क्या है, सभी वर्षों में ए और बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर, मतलब इनका अंतर आपको ज्ञात करना है। तो ए को ज्ञात कर सकते हैं आप, ए का मान कितना होगा 0, 5 10 15 20 25, ठीक है। 5 कितना हुआ 2, ये कितना होगा 3 2 5 5 10 और 7 17 और 10 27, कितना हो जाएगा 2750। किसका मान है, ये ए का मान है। बी का मान निकाल सकते हैं आप 0, 5 10 15 20 और 25, कितना बचा 2, 3 और 8 11 और 9 20 और 3 23 और 2 25, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3550। तो इनका आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो 2750 और अनुपात कितना हो जाएगा 3550, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, किससे करोगे, आप ज्ञात कर सकते हैं 5 से 1 0 से 1 0 चली जाएगी, तो आप ज्ञात कर सकते हैं किससे, 5 से काट सकते हैं या फिर 11 से काटो, 11 दूनी 22 और कितना हो जाएगा, ओ L1 क्या है, इनका अंतर है, इनका अंतर भी तो लेना है आपको, L1 माइनस L2। यहाँ पर क्या है, ए और बी का अंतर है L1, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा भाई, इस 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2800 और कितना जोड़ेंगे 750, तो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 800, तो अंतर कितना हो जाएगा 800। ये फिर कितना, ये कितना है L2, L2 क्या है, सभी वर्षों में ए की औसत बिक्री। तो ए कितना है 2750, 2750। तो 0 से 0, 5 से काटेंगे 16 बार और 5 से काटेंगे कितने बार, हाँ ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 2 5 पंजे 25, तो 16 अनुपात 55। तो कहां पर गड़बड़ हुई दोस्तों, देखेंगे एक बार। ए और बी के अंतर हो गया 800, ठीक है, 800 अंतर हो गया। यहाँ पर क्या है, ए वर्षों की औसत बिक्री, देखो यहाँ पर क्या गया, औसत बिक्री की गई है। तो औसत बिक्री क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 55 है, इसको 5 से और डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 16 अनुपात 11।
11 इंटू क्या होगा 16:11, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई आज की, लेकिन समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, समय मायने नहीं रखता, जब आप तैयारी करते हैं तो समय आपको देना पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।